Hi, so this is General Studies revision class number 35. Polity, Geography, History, Economics and Current Affairs के हम ये सारे topics in about 30 minutes of time में पढ़ेंगे. Let us start with polity. Polity के quick facts. Who appoint the Chief Justice and other judges of the High Court? The answer is the President. It is not Governor, it is the President of India. District judges and magistrate of the civil courts shall be appointed by. इधर आंसर है गवर्नर, ये गवर्नर अपॉइंट करते हैं. व्हाट इज द रिटायरमेंट एज इन इयर्स फॉर चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट? हाई कोर्ट में है 62, सुप्रीम कोर्ट में क्या है आंसर? सैलरीज एंड अदर इमोल्यूमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट जजेस शैल बी डिटरमाइंड बाय. अगेन सैलरी इमोल्यूमेंट्स कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट करता है. बट ये किसके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी पे होगा? आंसर चार्ज्ड ऑन विच. The governor can recommend imposition of precedence rule in the state at his discretion. Governor के discretion से होता है. During the time of emergency, term legislative assembly, विधान सभा can be extended for a period of 1 year at a time. Bicameral का मतलब होता है दो houses हैं. दो houses हैं state में, presence of two houses like लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा, विधान परिषद. यूनिकैमरल का मतलब होता है केवल एक ही हाउस होगा वहां पे. पंजाब और हरियाणा ये दो राज्य हैं जिनकी एक कॉमन कैपिटल है. उस कॉमन कैपिटल का नाम क्या है? आंसर विच अमंग. कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो एम्पावर करता है हाई कोर्ट को टू इशू रिट्स? वो आर्टिकल है 226. तो रिट्स इशू हो सकती है आर्टिकल 32 से भी और आर्टिकल 226 से भी. 32 से भी और 226 से भी. 32 से सुप्रीम कोर्ट है, 226 से हाई कोर्ट है रिट्स. बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. वो डिफरेंस क्या होता है? टेल. सो ये क्विक फैक्ट्स हैं. आर्टिकल 226 मतलब रिट्स ऑफ हाई कोर्ट. पंजाब हरियाणा कैपिटल कॉमन कैपिटल. यूनिकैमरल 1 हाउस, बाइकैमरल 2 हाउस, 1 ईयर का एक्सटेंशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, लेजिस्लेटिव असेंबली का. गवर्नर अपने डिस्क्रिशन पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं. सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करती है. 62 रिटायरमेंट एज है और सिविल कोर्ट इनके अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट को. अब सी लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन आवर पढ़ा था. आज हम मोशंस पढ़ते हैं. मोशन क्या होता है? पार्लियामेंट में कोई भी बात करनी है तो उसके लिए एक मोशन आता है. मोशन से सब एक अग्रीमेंट फॉर्मल तरीका होता है ये. तो मोशन पार्लियामेंट्री पार्लेंस होता है. कोई भी प्रपोजल है जिस पे डिसीजन लेना है, डिस्कशन करना है, तो वो मोशन के थ्रू आता है. फिर मोशन पास होता है तो वो एक्सप्रेस करता है विल ऑफ द हाउस, मतलब हाउस का ये मानना है, विल ऑफ द हाउस. तो ये सब होता है मोशंस के थ्रू. मोशंस 3 टाइप के हो सकते हैं: सब्सटेंटिव, सब्स्टिट्यूट एंड सब्सिडियरी. सब्सटेंटिव मतलब सेल्फ कंटेन्ड है, इंडिपेंडेंट प्रपोजल है जिसमें रेफरेंस ऑफ मैटर दिया हुआ है कि इस बात का प्रपोजल है, सब्सटेंटिव. सब्स्टिट्यूट होता है कि एक ओरिजिनल था उसको रिप्लेस किया किसी और से, तो वो हो गया सब्स्टिट्यूट. सब्सिडियरी होता है कि बाय इटसेल्फ कोई मीनिंग है नहीं, वो सब्सिडियरी है, किसी और रेफरेंस को उधर कनेक्ट किया गया है. विदाउट रेफरेंस इसका कोई वैल्यू नहीं है, कैन नॉट स्टेट, तो ये सब्सिडियरी है. नो मीनिंग एंड कैन नॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ द हाउस विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल मोशन और प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस. तो 3 टाइप के मोशन है: सब्सिडियरी, सब्स्टिट्यूट और सब्सटेंटिव. बाकी टाइप्स ऑफ मोशन ये भी हो सकते हैं जैसे कॉलिंग अटेंशन मोशन. नाम में लिखा है कॉलिंग अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना. इसमें क्या होता है? अ मेंबर में विद द प्रायर परमिशन ऑफ द स्पीकर अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर टू एनी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस बुलाता है. ये इंपॉर्टेंट मैटर है और जो मिनिस्टर है वो उसको तुरंत यहाँ पे अटेंशन पे करे. कोई भी मेंबर इसको विद द परमिशन ऑफ स्पीकर कर सकता है. तो ये कॉलिंग अटेंशन है. मिनिस्टर में मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट, जो कंसर्न है उसके बारे में एक स्टेटमेंट देंगे, तो ये कॉलिंग अटेंशन है. कॉलिंग अटेंशन जो है, ध्यान आकर्षित करना, ये एक इंडियन इनोवेशन है. इसमें आस्किंग अ क्वेश्चन है विद सप्लीमेंट्रीज एंड मेकिंग ब्रीफ कमेंट्स होता है, सब चीजें है इसमें. गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू स्टेट इट्स केस. तो कोई अर्जेंट मैटर आ गया है जिसमें ध्यान ऐसे करना है तो वो होगा कॉलिंग अटेंशन मोशन. किसी मिनिस्टर का वहां पे इंपॉर्टेंट आपको जिस बात बताना है या उनसे कोई ब्रीफ स्टेटमेंट आपको चाहिए, तो कोई भी मेंबर विद द परमिशन ऑफ स्पीकर कॉलिंग अटेंशन मोशन ला सकता है. एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? ये आता है 56 में, रूल 56 में. हाउस इज एडजर्न, प्रोसीजर फॉर एडजर्नमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस.
फॉर डिस्कसिंग अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, मतलब सब काम छोड़ के एक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर आया है, उसको हमको पहले देखना है। तो ये भी विद द कंसेंट ऑफ द स्पीकर से होता है। अगर एडमिट होता है तो इट लीड्स टू सेटिंग असाइड ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस, और जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है हम उसको डिस्कस करेंगे। मतलब एडजर्न कर रहे हैं हम, बाकी वो पुराना एडजर्नमेंट अलग है, हाउस इज एडजर्न इज डिफरेंट। यहाँ एडजर्न हो रहा है फॉर सब इंपॉर्टेंट पब्लिक पर्पज के लिए, किसी पर्पज के लिए, कि सारा काम साइड में और ये काम इंपॉर्टेंट है, पहले हम इसको करेंगे, तो वो होता है एडजर्नमेंट मोशन। तो एडजर्नमेंट मोशन होता है एक सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है, इसमें विदाउट इंटरप्शन हमें काम करना है, तो एडजर्नमेंट मोशन आता है। बिजनेस है कोई इंपॉर्टेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, मेरिट है, इसमें ये एडजर्नमेंट मोशन आता है। पर्पस जो होता है वो ये होता है गवर्नमेंट टू टास्क फॉर अ रीसेंट एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, या गवर्नमेंट से कुछ मिस्टेक हो गया है एग्जीक्यूटिव वगैरह से, तो सब काम छोड़ के तुरंत यहाँ पे हम फोकस करें, तो उसके लिए होता है एडजर्नमेंट मोशन। इसमें एक सॉर्ट ऑफ सेंश्योर भी होता है गवर्नमेंट के लिए। एडजर्नमेंट मोशन वोटेड अपॉन होता है आफ्टर द डिस्कशन, और बिकॉज इसमें एक सॉर्ट ऑफ सेंश्योर भी है, तो राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर टू रेज अ एडजर्नमेंट मोशन। ये केवल और केवल लोकसभा में होगा, राज्यसभा में नहीं होगा, बिकॉज इसमें एलिमेंट ऑफ सेंश्योर भी है। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि हमें इस गवर्नमेंट पे अब बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर गवर्नमेंट को मेजॉरिटी का सपोर्ट एंजॉय नहीं होता है पावर के टाइम पे, तो फिर हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। जैसे अभी पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था वहां की डेमोक्रेसी में। मतलब हाउस जो है उसको अभी एग्जीक्यूटिव पे भरोसा नहीं है, तो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वहां पे गवर्नमेंट का फिर रिजाइन करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन अ कॉन्फिडेंस मोशन ओवर हियर। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कॉन्फिडेंस मोशन का या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन का, बट रूल 198 में ये लिखा है प्रोसीजर क्या होगा कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा में इस टाइप के मोशंस को लाने के लिए, मूविंग अ मोशन। तो यूजुअली फॉर्मेट क्या होता है इसमें, बस ये लिख के देना होता है कि दिस हाउस एक्सप्रेसेस इट्स वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बस ये लिख के देंगे। बैक्ड बाय सर्टेन मेंबर्स होगा और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन फ्लोट हो जाएगा। कितने मेंबर्स की बैकिंग चाहिए, आंसर लोकसभा में। अब एक बार जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, फिर इसके ऊपर फिर बकायदा डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी केवल और केवल लोकसभा में आता है, बिकॉज एग्जीक्यूटिव इन पर्टिकुलर केवल लोकसभा में ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके लिए लोकसभा के लिए जवाबदेह होते हैं, तो दिस इज लोकसभा। सो दिस इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब जो नेक्स्ट है वो है सेंश्योर मोशन। सेंश्योर मोशन भी केवल और केवल लोकसभा में होता है अंडर रूल 184। ये हो सकता है अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर या होल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी, अगर वो अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। ग्राउंड जो है इसमें वो टेबल करना पड़ता है बिफोर द स्पीकर। स्पीकर इसको डिसअलाउ भी कर सकता है, फिर मोशन के ऊपर डिबेट होती है। सेंश्योर मोशन अगर पास्ड है अगेंस्ट द गुड, द कॉम शेल पास अ कॉन्फिडेंस मोशन टू रिगेन द ट्रस्ट ऑफ द हाउस। मतलब कॉम को फिर प्रूव करना पड़ेगा कि इसके पास कॉन्फिडेंस है, बिकॉज सेंश्योर में केवल ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इन पर्टिकुलर किसी मिनिस्टर या कॉम के लिए था। अगर सेंश्योर मोशन पास हो गया तो फिर कॉम को कॉन्फिडेंस मोशन के लिए यहाँ पे लाना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंस अभी भी एंजॉय कर रहे हैं लोकसभा का। तो ये होता है सेंश्योर। सेंश्योर में भी एक काइंड ऑफ लाइक क्रिटिसिज्म हो रहा है गवर्नमेंट का, सेंश्योर मोशन। नो कॉन्फिडेंस मतलब पूरी कॉम पे ही भरोसा नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये है एडजर्नमेंट मोशन कि कोई इंपॉर्टेंट मैटर आया है उस पे हमें एडजर्नमेंट में तुरंत बात करनी है, तो राज्यसभा डज नॉट हैव पावर टू रेज अ एडजर्नमेंट मोशन। तो ये टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं, मोशंस उनके टाइप्स। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी हाई यील्डिंग, इससे कई बार बहुत फ्रिक्वेंटली इससे सवाल आए हैं। अब हम ज्योग्राफी में देखते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट की डिफरेंट कैटेगरी हो सकती है, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। ये जो फॉरेस्ट है ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी कहलाता है। ये यूजुअली वहां होता है इक्वेटर के आसपास होता है, जैसे इंडोनेशिया का हो गया, अमेजोन का हो गया, सेंट्रल अफ्रीका का हो गया। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिक्स पे है, एवरग्रीन है हमेशा, यहाँ डेसिडुअस नहीं है, हमेशा लीव्स रहता है, ग्रीन रहता है, और रेन फॉरेस्ट है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से ज्यादा यहाँ पे रेनफॉल होता है। तो यूजुअली ये जो फॉरेस्ट होता है यहाँ बायोडाइवर्सिटी भी बहुत है, रेडवुड, पाम एटसेट्रा, हार्डवुड यहाँ पे मिलती है।
ट्रॉपिकल सेमी डेसिडुअस क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल कम है। रेनफॉल कम है तो अक्सर क्या होता है, जब जब बारिश कम है, गर्मी का मौसम है, तो लीव्स जो होती है वो ड्रॉप कर देते हैं टू कंजर्व वाटर, सो दैट इज सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट मिक्स्ड फॉरेस्ट क्या होता है, जैसे कि ट्रीज है, श्रब्स है, एक काइंड ऑफ मिक्सचर है यहाँ पे। कॉनिफरस, नाम में ही लिखा है कॉनिफरस, मतलब कॉनिफरस ये होता है, ऐसा कॉनिकल होता है, ये कॉनिकल होता है। तो इससे जैसे कुछ भी स्नोफॉल वगैरह भी हो रहा है तो वो चीज क्या होती है, इस पे स्टोर नहीं होगी। लीव्स ऐसे वेजिटेटिव एडेप्टेशन हुआ है कि वो नीचे ड्रॉप हो जाती है। कॉनिफरस फॉरेस्ट या टैगा फॉरेस्ट, निडल लाइक इनकी लीव्स होती है, जैसे पाइन, फर एटसेट्रा। देन होता है टुंड्रा फॉरेस्ट। टुंड्रा फॉरेस्ट में अगेन बहुत ज़्यादा दिस टेम्परेचर कम होता है, तो यहाँ पे मॉसेस, फ्यूसलेजेस, लाइचन, ये सारी चीज़ें मिलती है। माउंटेनियस फॉरेस्ट भी होता है हाई एल्टीट्यूड में, जैसे आप हिमालय जाओगे तो आपको माउंटेनियस फॉरेस्ट मिलेगा। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी डेसिडुअस, टेम्परेट, कॉनिफरस, टुंड्रा और माउंटेनियस फॉरेस्ट, ये कुछ फेमस ग्रासलैंड्स है। अगर इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। स्टेपे है यूरेशिया में, प्रायरी है यूएसए में, पैम्पास है अर्जेंटीना में, फेल्ट है साउथ अफ्रीका में और डाउन है ऑस्ट्रेलिया में। अभी जो वीट है, वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है कहाँ पर, यूक्रेन में, यूक्रेन एंड रशिया के इस जोन में वीट, बिकॉज वीट भी क्या है, टेम्परेट क्रॉप है। तो ये वीट का एक मेजर प्रोड्यूसर है यूक्रेन और दिस रशिया, वीट। तो ये सारे हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स। अगर हम ट्रेंचेस की बात करें, हमने टेलीग्राम क्विज में भी देखा था, जैसे ये मरियाना ट्रेंच है, ये कहाँ पर है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन पे, फिलीपींस एंड जापान के पास में। ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ माना गया है, 10,911 मीटर। टोंगा ट्रेंच है, ये भी पैसिफिक ओशियन में है। अब सी सारी ट्रेंचेस यहाँ क्यों हो रही है, बिकॉज हमने अगेन पहले पढ़ रखा है दिस रिम ऑफ फायर, जहाँ पे सबडक्शन हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रेंचेस ज्यादा है, वोल्केनिक एक्टिविटी भी ज्यादा है। फिर एक है कुरील, कुरील आइलैंड भी अभी न्यूज में है, आज ही न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा कुरील आइलैंड, ये नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन पे है, रशिया एंड जापान। फिलीपींस ट्रेंच है फिलीपीन सी में, और कार्माडेक ट्रेंच है नियर न्यूजीलैंड। सो दीज आर ट्रेंचेस एंड देयर लोकेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट ओशियंस, ऑल्दो इस पे हमने आंसर राइटिंग भी डिटेल में किया है। वी आर स्टडिंग लाइक एन इकोसिस्टम, आपको हर सेक्शन देखना है, क्विज भी आप करो, आंसर राइटिंग न्यूज़पेपर भी देखो, जीएस रिवीजन भी करो, हम कलेक्टिवली, और जो मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ उसको भी देखो। वी विल कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन, ओके। जैसे ओशियंस है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक, ये इंपॉर्टेंट ओशियंस है। आर्कटिक पे भी हमने आंसर राइटिंग किया है, इंडियन पे कल परसों किया था, पैसिफिक अटलांटिक भी वी विल कवर। पैसिफिक ओशियन सबसे डीपेस्ट ओशियन माना जाता है, यह मरियाना ट्रेंच, ये सबसे बड़ा ओशियन है। वॉल्केनिक और कोरल ओरिजिन में बहुत सारे यहाँ पे आइलैंड्स भी है। अटलांटिक ओशियन फाइनेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, एस शेप पे है, ये ऐसे एस शेप पे है। बिजिएस्ट ओशियन है ट्रेड एंड कॉमर्स का, जैसे पहले हमने पढ़ा पैंथालिसा, पेंजिया, ऐसे ओशियंस बने धीरे धीरे, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुआ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है, इस तरीके से स्टिल वाइडनिंग, अभी भी वाइडन हो रहा है। इंडियन ओशियन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डीपर देन अटलांटिक है। मेडागास्कर और श्रीलंका जैसे आइलैंड्स है यहाँ पे, मॉरिशस, अंडमान निकोबार, सीशेल्स, मालदीव्स एंड लक्षद्वीप भी है कोरल ओरिजिन के। डिफरेंस क्या होता है कोरल आइलैंड्स में और वॉल्केनिक आइलैंड्स में। फिर एक है आर्कटिक ओशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेटोलॉजी के एस्पेक्ट में। ये नॉर्थ पोल लाइज हुए है, हमेशा फ्रोजन होता है, शैलोवेस्ट है, बट अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजर्व्स एंड मिनरल्स हैं। सो दिस आर्कटिक ओशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज का होमवर्क है आर्कटिक, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक, इन सबको जो आपका एक एटलस है उसमें आप एक बार अच्छे से देखना, और गूगल अर्थ में भी इन सारी चीजों को एक बार व्यू करना, गूगल अर्थ में। अब हम आते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। सी लॉर्ड कर्जन का एडमिनिस्ट्रेशन ये बोलता था कि बंगाल को डिवाइड करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो बंगाल में 1899 से ही कर्जन ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था कि लेट अस डिवाइड देम, बिकॉज यूनाइटेड वो बड़े स्ट्रांग हो रहे हैं, डिफिकल्ट हो रहा है उनको एडमिनिस्टर करना। तो एक्चुअली डिवीजन एक मेन रीजन था, और वो रिलीजन के नाम पे भी डिवाइड करना चाहते थे। इंडियंस को रिलीजन के नाम पे डिवाइड की, ये मुस्लिम्स हैं, ये हिंदूज हैं, और आपस में इनको फाइट करा दो। ये ब्रिटिशर्स की टैक्टिक रही है हमेशा, डिवाइड एंड रूल। सो क्या हुआ इसमें,
इन्होंने बंगाल को ऐसे डिवाइड करने की बात किया कि एक वेस्ट बंगाल अलग हो जाएगा, ईस्ट बंगाल अलग हो जाएगा, जहां रिलीजियस मेजोरिटी है उसके अकॉर्डिंग। रिलीजन वर्ड यूज नहीं किया बट इंटेंशंस उनकी यही थी। अब इससे क्या हुआ, डिवाइड करने की कोशिश हुआ तो इंडियंस ने इसका स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उठाया कि वाई यू आर ट्राइंग टू डिवाइड अस। सो इस बात पे फिर होता है दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 के बाद फिर आंदोलन होते हैं। तो ब्रिटिश आइडिया क्या था, ब्रिटिश आइडिया ये था, विलियम वार्ड ने भी बताया था कि ईस्टर्न इंडिया जो है उसको सेपरेट कर दो और वेस्टर्न ईस्टर्न बंगाल को सेपरेट कर दो, वेस्टर्न बंगाल को सेपरेट कर दो। बंगाली स्पीकिंग पीपल एक तरफ, इस तरीके से उन्होंने सोचा। ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बोला, बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन सेवरल डिफरेंट वेज। और कर्जन ने भी कहा, इंडियंस ओनली बिजनेस वाज टू बी गवर्न एंड इट वाज सैक्रिलेज ऑन इट्स पार्ट टू हैव एनी अदर एस्पायरेशन। तो दिस वाज नॉट एट ऑल राइट, एक्सेप्टेबल नहीं था हमें। प्लस हमको इन्होंने रिलीजन के नाम पे भी आपस में लड़ाने की कोशिश किया, स्प्लिट करने की बात किया। तो इससे क्या होता है, पार्टीशन का डिसीजन आता है और इंडियंस में रिसेंटमेंट चालू हो जाता है। कर्जन की जो स्कीम थी वो वाइसरॉय को लिखा, टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो प्रोसीजर चालू हो गया और इंडियंस को भी पता लग गया ये डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो 1905 में बंगाल था तो 41.5 जो मिलियन थे वो बंगाली स्पीकिंग पीपल थे। पार्टीशन के बाद क्या किया, ईस्ट बंगाल अलग कर दो और इधर इधर वेस्ट बंगाल आ जाएगा, ऐसे नए प्रोविंसेस बना देंगे। तो इस तरीके से ट्रंकेट करने की कोशिश किया है कि एक्चुअली तब का बंगाल एक्चुअली बहुत बड़ा बंगाल भी था। इट वाज नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, इसमें पार्ट ऑफ ओडिशा एंड बिहार भी कवर था। तो इस तरीके से इन्होंने ट्रंकेट करने की कोशिश किया पूरे बंगाल को कि बंगाल कैपिटल कैलकाटा में इतने डिस्ट्रिक्ट्स एटसेट्रा है। तो द आइडिया वाज डिवाइड, जस्ट डिवाइड द बंगाल इनटू 2 पार्ट्स, दैट्स ऑल। अब क्या होता है, इसके बाद चालू होता है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट तो बंगाल पार्टीशन जैसे ही आया, इंडियंस ने कहा दिस इज सो रॉन्ग, तो इसको आप वापस वापस पुल बैक करो इस डिसीजन को। अब औरोबिंदो घोष केम आउट विद द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेंटलेस बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिश गुड्स का। हम बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिश एजुकेशन, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, सोशल बॉयकॉट कर देंगे हम, लॉयलिस्ट का सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, अनजस्ट लॉ। द आइडिया इज वी विल बॉयकॉट, वी विल नॉट एक्सेप्ट योर दिस डिसीजन। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स भी होगा। तो बात ये होगी हम विदेशी नहीं, हम स्वदेशी को आगे बढ़ाएंगे, स्वदेशी को आगे बढ़ाएंगे। चरखा आने लग गया बिकॉज एक टाइम था इंडिया कॉटन वगैरह में बहुत अच्छा था, टेक्सटाइल में, बट ब्रिटिशर्स ने इंडियन से सब सीखा और इंडिया में रेडीमेड मैन्युफैक्चर्ड, बिकॉज ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था। तो दे स्टार्टेड डंपिंग देयर आईआर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के प्रोडक्ट इनटू इंडियन टेरिटोरी। प्लस टैरिफ ऐसे सेट किया इन्होंने कि हमारे जो लोकल थे वो कॉम्पीट ही नहीं कर पाए। तो इंडिया में सारा कपड़ा विदेशी आने लग गया। तो अब हम उसको बॉयकॉट करेंगे, चरखा खुद का कपड़ा खुद बनाएंगे। फिर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट स्वदेशी का था आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंस, जैसे आज भी बात चल रही है ना सेल्फ रिलायंट का, ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने बोला। और कैलकाटा पॉटरीज हुआ, केमिकल स्वदेशी स्टोर्स हुए, आचार्य पीसी रहे, आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे थे, लक्ष्मी कॉटन मिल हुआ। इस तरीके से क्या हुआ, हमने खुद की इंडस्ट्रीज बनाना चालू किया कि हम फॉरेन को बॉयकॉट करेंगे, खुद का प्रोडक्ट्स आगे बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली इसको सप्रेस करने की भी कोशिश किया, स्टूडेंट्स को भी सप्रेस करने की कोशिश किया। इनफेमस सर्कुलर भी आएगा 26 नवंबर, कार्लाइल का, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बंगाल। तो द पॉइंट इज जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इधर भी ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया कि इंडियंस को ये जो एस्पायरेशंस हैं उनकी सप्रेस की जाए। स्टूडेंट्स के लिए उनके पेरेंट्स से भी साइन करा के पूछा जा रहा था कि आप साइन करके दो कि योर वार्ड विल नॉट इंडल्ज इन एनी सच टाइप ऑफ अनटूवर्ड एक्टिविटीज लाइक दैट। सो ऐसे सर्कुलर्स हुए। कांग्रेस ने सपोर्ट किया बॉयकॉट मूवमेंट को अपने सेशन, बनारस सेशन 1905 में। एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि ये केवल बंगाल में ही क्यों करें, इसको ऑल ओवर इंडिया हमें ले जाना चाहिए इस मूवमेंट को, स्वदेशी मूवमेंट को। 1906 में कैलकाटा सेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी विद द एम ऑफ कांग्रेस स्वराज लाइक दैट ऑफ यूके एंड अदर कॉलोनी। तो अभी अब डिमांड्स बढ़ने लग गई है, अब स्वराज की बात है। ऑल्दो फिर बाद में एक्सट्रीमिस्ट बोलेंगे कि नहीं स्वराज नहीं, हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। 4 कॉम्प्रोमाइज रिजोल्यूशन पास हुए, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन, सेल्फ गवर्नमेंट। ये चीज हमें करना है, स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन और सेल्फ गवर्नमेंट, ये हमारा हाईलाइट होगा, कांग्रेस ने डिसाइड किया। फिर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट हुआ। नंदलाल बोस बिकम फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय द सोसाइटी। आप फेमस हैं किस काम के लिए, नंदलाल बोस जी का किस आर्टरी आर्ट
आर्ट वर्क के लिए आप फेमस है, नंदलाल बोस। अब देखो ये हुआ, तो द पॉइंट इज हम सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, आत्मशक्ति कर रहे हैं, ये वाला अब टाइम आ गया। अब बहुत सारे वॉलंटियर समितिज बनेंगी, जैसे डॉन समिति हुआ सचिंद्र मुखर्जी का, एंटी सर्कुलर स्वदेश बंधव होगा, अनुशीलन समिति होगा, डेका अनुशीलन समिति होगा। तो ऐसे वॉलंटियर्स आएंगे, सब अपना कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। समिति बताती है एसेंशियल्स क्या है स्वदेशी एंड बॉयकॉट का, सारी ट्रेनिंग्स वगैरह यहाँ पे उनको प्रोवाइड की जाती है। फेमाइन वगैरह का भी टाइम होता है तो सोशल वर्क करते हैं। सो द आइडिया ये था हम यूनाइटेड हैं, वी आर इंडियंस, और इस तरीके से हम कंट्रीब्यूट करेंगे इंडिया को आगे प्रोग्रेस करने के लिए। प्रोमिनेंट मुस्लिम्स भी यहाँ पे ज्वाइन करते हैं और इस तरीके से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी भी ज्वाइन करते हैं। तो कलेक्टिव एफर्ट यहाँ पे होता है। फिर सूरत सेशन आता है, मेजर स्ट्रेंथ होती है, ब्रिटिशर्स अब डिवाइड करने की भी कोशिश कर गए, कांग्रेस में भी अब डिवीजन हो जाता है, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट का, लाइक दैट। तो इस पूरे दौर में इस तरीके से वर्क होता है और इंडिया का जो आगे चल के जो हम लार्ज स्केल का मूवमेंट करेंगे उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है स्वदेशी मूवमेंट में। महात्मा गांधी जी भी एक लिखते हैं, अवेकनिंग लिखते हैं, इंडिया का अवेकनिंग टुक प्लेस आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो ये जो इवेंट है 1905, हिस्ट्री में तो वैसे सब इंपॉर्टेंट है 1857 टू 1947, बट प्राइमरली जो आपको पढ़ना चाहिए वो पढ़ना चाहिए 1905 से 1947, बिकॉज ये जो टाइम था इसमें बहुत रैपिड चेंजेस हुए और जो एक्चुअल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है वो यहाँ पे शेप हुआ। तो ये अवेकनिंग था ये वाला दौर। फिर एज अ रिजल्ट दिसंबर 1911 पे ये कैंसिल हो जाता है और फिर दरबार होता है, दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम दिस कोलकाता, और आफ्टर द एनलमेंट इंटीग्रेट हो जाता है, 3 सेपरेट स्टेट्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए जाते हैं, बंगाल, असम, बिहार एंड उड़ीसा। बट फाइनली बाद में इसको सेपरेट भी होगा, बट जो 1905 का जो कॉज था वो यहाँ पे डिफीट हो जाता है। इंडियंस डिसाइड करते हैं कि हम यूनाइटेड रहेंगे। सो दिस इज स्वदेशी मूवमेंट। अब आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पहला कॉन्सेप्ट है डिसइन्वेस्टमेंट का, क्योंकि ये बहुत न्यूज में चल रहा है, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करने की बातें कर रही है। तो व्हाट डज दिस मीन? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को आती है। इसमें सरकार ये डिसाइड करती है जो उनकी शेयर होल्डिंग है, गवर्नमेंट की जो ऑनरशिप है पीएसयूज में, डिफरेंट पीएसयूज में, उसको वो डिसइन्वेस्ट करेगी। मतलब गवर्नमेंट अपनी ऑनरशिप को डाइल्यूट करेगी। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स में था, बिकॉज ऐसा माना जा रहा था कि गवर्नमेंट इनएफिशिएंट होती है और बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इनएफिशिएंसीज पब्लिक सेक्टर कंपनीज प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है। तो एलपीजी रिफॉर्म्स थे 1991-92 के, इन्होंने स्टार्ट किया डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइमरी एम क्या था इसका कि जो नॉन इन्फ्लेशनरी फाइनेंस है, बजट डेफिसिट हो रहा है, सरकार का खर्चा बहुत हो रहा है तो उसको कम करना, इन सब चीज़ों के लिए डिसइन्वेस्टमेंट करना है। तो डिसइन्वेस्टमेंट एक्चुअली सेल नहीं होता है, ये एक स्ट्रैटेजिक सेल होता है। एक प्लानिंग के साथ हमने इतना % डिसइन्वेस्ट किया। गवर्नमेंट अपनी इक्विटी को सोल्ड कर रही है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए, तो दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे अभी एयर इंडिया तो कंप्लीटली सेल कर दिया, बट दूसरी जगह डिसइन्वेस्टमेंट ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट से माइनॉरिटी शेयर में भी आ रही है एट टाइम्स, या से 90% से 51% में आ गई, डिसइन्वेस्टमेंट किया उन्होंने। सो दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट। अब यहाँ ट्रांसफर होता है रिसोर्सेज का फ्रॉम नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर टू स्ट्रेटेजिक सेक्टर। हायर ऑन सोशल प्रायोरिटी जैसे बेसिक हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, प्राइमरी एजुकेशन, यहाँ पर हम ज़्यादा फोकस करें। बहुत सारी नॉन एसेंशियल चीज़ें वो अब गवर्नमेंट नहीं करना चाहती, वो प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ना चाहती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट से फिस्कल डेफिसिट कम होता है, रेज होता है फंड, एफिशिएंसी होती है बिकॉज प्राइवेट सेक्टर नई टेक्नोलॉजी और नए एफिशिएंसी विगर से आता है। गवर्नमेंट की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं। फिर प्राइवेट का इनिशिएटिव एंड कंपटीशन आता है, पीएसयूज की अकाउंटेबिलिटी बेटर होती है, गवर्नमेंट इक्विटीज जो है यहाँ पे कम होती है। कई बार 26% तक लेके आए हैं नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज में, कम भी होता है। इनफैक्ट कई बार गवर्नमेंट ने पीएसयू सेल भी किया, जैसे एयर इंडिया बिक किया। रीस्ट्रक्चर किया जाता है पोटेंशियली वायबल पीएसयूज को, क्लोज डाउन किया जाता है पीएसयू। द आइडिया इज कि मिक्स्ड इकोनॉमी में ऐसा था, गवर्नमेंट भी काम करेगी, प्राइवेट भी काम करेगी। गवर्नमेंट ने देखा कि हमें काम करने में बहुत कॉस्ट आ रहा है, तो वी विल नॉट डू सर्टेन थिंग्स, और यहाँ से हम पुल बैक कर लेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट कर लेंगे। दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन थोड़ा सा डिफरेंट टर्म होता है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सेलिंग ऑफ इक्विटी ऑफ अ पीएसयू टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और टू जनरल पब्लिक। और प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है सारा पूरा लाइक रोल सारा उधर प्राइवेट को ही दे दिया आपने। रोल फॉर प्राइवेट कैपिटल एंटरप्राइज इन द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी।
तो प्राइवेटाइजेशन एक वाइडर टर्म है, डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिक होता है, लिटिल होता है, प्राइवेटाइजेशन इज अ बिगर टर्म। डिसइन्वेस्टमेंट एक तरीका होता है फॉर अचीविंग प्राइवेटाइजेशन का। प्राइवेटाइजेशन का एक बड़ा सेट है, उसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट आ सकता है, डीनेशनलाइजेशन आ जा सकता है, ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट आ सकता है पीएसयू का प्राइवेट सेक्टर में, या फिर डी रिजर्वेशन ऑफ एरिया हो सकता है कि अब यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज भी काम कर पाएंगी। सो प्राइवेटाइजेशन इज अ बिगर वर्ड एंड डिसइन्वेस्टमेंट इज अ पर्टिकुलर सबसेट जहां पे गवर्नमेंट स्ट्रैटेजिकली अपनी इक्विटी कम कर रही है बस, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट है। प्राइवेटाइजेशन मतलब इट्स अ बिगर टर्म, इट्स अ बिगर टर्म। इसमें डिसइन्वेस्टमेंट, डीनेशनलाइजेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। ओके, तो ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन एंड दिस डिसइन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस। अब एक टर्म होता है सीएसआर। सीएसआर क्या होता है? ये टर्म भी बहुत न्यूज है, कोविड-19 के टाइम हुआ, कंपनी से बोला गया ज्यादा से ज्यादा सीएसआर में वो इंडल्ज हो। तो सीएसआर ये होता है एवरी कंपनी हैविंग द नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ या टर्नओवर 1000 करोड़। इन दोनों में डिफरेंस आप बताओ। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है और टर्नओवर का मतलब क्या होता है और नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? देखो, ये है नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ कितना है, ये टर्नओवर है 1000 करोड़ का है, बट प्रॉफिट जरूरी नहीं उसका इतना हुआ, प्रॉफिट उसका कम है, से 5 करोड़ का हुआ। तीनों में डिफरेंस बताओ, नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट। तो जो सीएसआर कैलकुलेट होता है वो नेटवर्थ पे नहीं होता, वो टर्नओवर पे नहीं होता, वो होता है प्रॉफिट पे। तो ये कंडीशंस अगर मिल रही है तो एक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनानी पड़ेगी। सीएसआर कमेटी बनाएगी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की पॉलिसी, बिकॉज कंपनी बिजनेस कर रही है तो वो किसके बेसिस पे कर रही है? लोगों के बेसिस पे। तो गवर्नमेंट कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी को सर्टेन थिंग्स वापस गिव बैक करे, तो दैट इज सीएसआर। तो कंपनी को एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, टर्नओवर नहीं, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में देना पड़ेगा। 2% एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, 2% सीएसआर में देना होगा। सो दिस इज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज का 2% सीएसआर में जाएगा। दिस इज सीएसआर। ओके, ये कुछ टर्म्स है, जैसे यूनाइटेड नेशंस की कुछ बॉडीज है, इनको हम क्विकली एक बार सारी बॉडीज कवर करेंगे, अगर एज इट इज क्वेश्चन आगा तो हमें बन जाएगा। जैसे ये यूनेस्को है, यूनेस्को इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करता है। दो लेटेस्ट कौन सी साइट्स है यूनेस्को की जो इंडिया में अभी डिक्लेयर हुई है? लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट 2 साइट्स बताओ यूनेस्को की। तो जैसे यूनेस्को है, यूएन का पार्ट है, 1945, 195 मेंबर्स वगैरह है। यूनेस्को का प्राइमरली काम होता है एजुकेशन वगैरह में करना, जेंडर इक्वालिटी लेना, एजुकेशन, फंडामेंटल राइट्स को आगे बढ़ाना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चरल डाइवर्सिटी, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट भी होता है, मिक्स्ड हेरिटेज साइट। इंडिया में कौन सी साइट है मिक्स्ड हेरिटेज की कैटेगरी में वो रिकॉग्नाइज्ड है? आंसर, तो साइंटिफिक कोऑपरेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो दिस इज यूनेस्को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस, पेरिस, फ्रांस। देन एक होता है यूनिसेफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इसका हमने डिस्कशन किया है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में। तो यूनिसेफ क्या है? चाइल्ड प्रोटेक्शन को वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज, इन सब चीजों से बचाना है। बेसिक एजुकेशन देना है, प्रोग्राम्स जैसे गर्ल एजुकेशन में इनोवेशन लाओ, किस तरीके से जो स्कूल ड्रॉप आउट है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है स्कूल ड्रॉप आउट। गर्ल चाइल्ड अपनी एजुकेशन कंप्लीट ही नहीं कर पाता, ये सबसे बड़ा डिफिकल्टी है। इसको कैसे स्टॉप करें? तो इसके लिए वो इनिशिएटिव्स लाती है, पीस आउट ऑफ स्कूल इनिशिएटिव्स लाइक दैट। फिर पॉलिसी एडवोकेसीज होती है, डेटा एनालिसिस होता है और चाइल्ड पार्टिसिपेशन। तो इसका पर्पस क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, चिल्ड्रंस फंड, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी। फिर ऐसे ही आईएलओ होता है, ये भी जब माइग्रेंट क्राइसिस हुआ तो बहुत न्यूज में था, इससे सवाल आ सकता है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब ये लेबर स्टैंडर्ड्स बताते हैं, बिकॉज कैपिटलिज्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये एक्सप्लॉयटेशन करते हैं लेबर्स का, तो इसको कैसे बचाएं? इंटरनेशनल पॉलिसीज हो, ट्रेनिंग हो, एजुकेशन रिसर्च हो, हायर एंड फायर नहीं हो, गिग इकोनॉमी हो गई है, तो वैसे भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो दिस इज आईएलओ। फिर होता है डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कोविड-19 का बैकड्रॉप है, ये इसके चीफ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। डब्ल्यूएचओ का काम होता है जो भी डिसीजेज है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, इन सब चीजों को वर्ल्ड को बताना, ट्रांसपेरेंटली इंफॉर्मेशन पास करना, लीडिंग मैटर जो भी है वो बताना यहाँ पे।
रिसर्च करना, डिसैमिनेशन करना वैल्यूएबल नॉलेज को, जनरेशन को बताना, ये सब डब्ल्यूएचओ का काम। एमसीक्यू बन सकता है डब्ल्यूएचओ क्या क्या काम करता है। तो सी, हमें बॉडी का स्ट्रक्चर पता होता है ना, तो हम बता सकते हैं वो क्या क्या काम करेगा। टेक्निकल सपोर्ट है, कैटलाइज चेंज करेगा, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बढ़ाए, तो ये डब्ल्यूएचओ। ऑल्दो डब्ल्यूएचओ का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है क्योंकि इसके पास इतने फंड्स नहीं होते, फंड्स के लिए डिपेंडेंट होता है कंट्रीज के कंट्रीब्यूशन में, और चाइना जैसी कंट्री कंट्रीब्यूशन करती है तो फिर वो एडवांटेजेस भी लेती है। सो ऐसा भी एक चैलेंज है। दिस इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर एंड बेसिक पर्पज। ये है आईएलओ, ये है यूनिसेफ, ये है यूनेस्को। दिस इज सीएसआर, ये डिसइन्वेस्टमेंट, दिस इज स्वदेशी और बंगाल पार्टीशन, ओशियंस, ट्रेंचेस, फॉरेस्ट, and this is grasslands. Then this is motions and certain facts. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.